नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री हमने शुरू की थी और उत्तराखंड हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने खत्म भी किया और साथ ही साथ उसका मॉक टेस्ट भी हमने लगाया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो सेशन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रागैतिहासिक काल को क्लियर कर लीजिए कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रागैतिहासिक काल के स्थल हमें प्राप्त हुए हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर पूरा कर लिया है तो उनके लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कुछ खास हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो सेशन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम बेसिक जानकारी पहले भी ले चुके हैं कि इस काल में मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो गया था, जबकि प्रागैतिहासिक काल में नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल में नहीं था तो इसलिए हमें उस काल के साक्ष्य किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? चित्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो गया था, तो इसलिए इस काल की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ आदि से प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस काल के शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख आदि प्रकार के लेखों से भी कई जानकारियां हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? पौराणिक ग्रंथ है। तो अब इन स्रोतों के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं कि तो कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनसे हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्रोत में सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख हमें मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि, मनीषियों की पुण्य भूमि कहा गया है, तो देखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देवभूमि का प्रयोग किया गया है और मनीषियों की पुण्य भूमि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र की दो नदियों का वर्णन भी मिलता है। पहली नदी है आपकी सरस्वती और दूसरी है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का तात्पर्य है अलकनंदा। इस अलकनंदा के कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे आप महाभारत जब स्रोत पढ़ेंगे तो महाभारत में अलकनंदा को त्रिपथका कहा गया है। तो दोस्तों, इस फैक्ट को आप थोड़ा याद रखेंगे कि महाभारत में अलकनंदा को क्या कहा गया है? तो त्रिपथका कहा गया है। और सप्त सिंधु किस में कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। तो ये पौराणिक स्रोत हैं जिनसे हमें इस आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ और स्रोत भी हैं जिससे हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ, तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैदिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रचना हुई थी आपकी वेदों की। वेद के बाद वेदों को समझने के लिए रचना हुई थी ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचना हुई थी आरण्यक। आरण्यक क्या था? तो जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था उनका संकलन है आरण्यक। और सबसे अंत में रचना हुई थी उपनिषदों की। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसकी रचना किस प्रकार से की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका वेद। तो वेद आपके 4 थे। सबसे जो पुराना वेद था आपका ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद थे। सबसे पुराना ऋग्वेद था और ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता। आपने पढ़ा भी होगा। इसके 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, 10,580 मंत्र इसमें थे। और 10 मंडल में आपने मंडलों के बारे में पढ़ा होगा कि तीसरा मंडल किसको समर्पित है, 7वां मंडल किसको समर्पित है, 10वां मंडल, 9वां मंडल। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका सामवेद। तो साम का अर्थ गायन से था और यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन किस में था? तो ये साम में था, सामवेद में था। इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। तो ये कर्मकांडीय वेद था और यज्ञ के कर्मकांड व विधियों का उल्लेख किसमें किया जाता था? तो ये आपका यजुर्वेद में था। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो था अथर्ववेद और अथर्वा ऋषि ने इस वेद का संकलन किया था और उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया था। तो अथर्व का अर्थ ही होता है जादू टोना। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि निराकरण विधियों का जिसमें संकलन था वो था आपका अथर्ववेद। तो इस तरीके से हम वेदों को समझा। अब वेदों को समझने के लिए रचना की गई ब्राह्मण ग्रंथों की। और ब्राह्मण ग्रंथों में जो आपके सिलेबस में यहाँ पर है तो वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक था आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा था आपका कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों, इन दोनों को आपने समझना है। यहाँ पर आपके काम की चीज केवल ये ही दोनों है यहाँ पर। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ था जिसकी रचना महिदास ने की थी, और दूसरा है आपका कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर मुझे कभी हिस्ट्री पढ़ाने का आपको सौभाग्य मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में और कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और डिटेल में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन इस समय उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड हिस्ट्री में क्या कुछ खास है
इन ब्राह्मण ग्रंथों से, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में से जो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, बद्रिकाश्रम कहा गया है। और दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तर कुरु कहा गया है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। तो उत्तर कुरु कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो बद्रिकाश्रम कहा गया है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अन्य पौराणिक स्रोतों में जो सबसे बड़ा स्रोत आद्य ऐतिहासिक काल का है वो है आपका स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण को दो भागों में हमने विभाजित किया है। पहला आपका केदारखंड और दूसरा है मानसखंड। तो केदारखंड और मानसखंड केवल गढ़वाल और कुमाऊं के ही प्राचीन नाम नहीं है, ये बल्कि एक साहित्य भी है। तो केदारखंड में जानकारी मिलती है हमें केदारखंड भूभाग की, और मानसखंड में जानकारी मिलती है मानसखंड भूभाग की। तो समझ लेते हैं मैप के माध्यम से, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, माया क्षेत्र से और हिमालय तक के भाग को कहा गया है केदारखंड। माया क्षेत्र से तात्पर्य हरिद्वार से है दोस्तों। तो माया क्षेत्र हरिद्वार का पौराणिक नाम है। और दूसरा पार्ट आता है आपका मानसखंड। तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है आपका जिसका नाम है नंदा देवी पर्वत, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा बधान क्षेत्र। तो बधान क्षेत्र हो या फिर नंदा देवी पर्वत हो, तो ये एक ही क्षेत्र है दोस्तों। तो बधान क्षेत्र से और कालगिरी जहां आपका क्या है आज लिपुलेख दर्रा है, तो यहाँ से और यहाँ तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है मानसखंड, ये वाला। और ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या, केदारखंड। तो इस तरीके से आपने समझा मैप के माध्यम से कि केदारखंड में कौन से भूभाग के बारे में जानकारी मिलती है और मानसखंड में किस भूभाग के बारे में जानकारी मिलती है। और नोट में यहाँ पर आपके लिए है कि केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र, यानी कि अभी मैंने आपको बताया नंदा देवी पर्वत करता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे केदारखंड के बारे में, और उससे अगले वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे मानसखंड के बारे में, और उससे अगले जो लास्ट वीडियो सेशन होगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर, उसमें हम चर्चा करेंगे जितने भी आपके लेख प्राप्त हुए हैं, तब चाहे वो शिलालेख है चाहे वो गुहा लेख है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो यार, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना सुझाव और हमारी गलतियों पर प्रकाश डालिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। चैनल पर नया आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।